नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए लेके आया हूँ यशस्वी योजना में जो आपका पाठ्यक्रम है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और इसके अलावा आरबीएससी और एनसीईआरटी बोर्ड क्लासेज जिनमें आजकल खूब छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी से रिलेटेड 3 पाठों के जो छोटे क्वेश्चन हैं वो बनवाए हैं और उन्हीं को लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवहन एवं पर्यटन। परिवहन और पर्यटन में पहला प्रश्न है, परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन किसे कहते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं के आवागमन को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव का और वस्तुओं का जो आवागमन है वो क्या कहलाता है? वो परिवहन कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन कौन से हैं? राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन हैं सड़क, रेल और हवाई यातायात। कौन कौन से हैं? सड़क, रेल और हवाई यातायात। इसके अलावा प्रश्न नंबर 3, किस सेवा को आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है? तो परिवहन को आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था यानी सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां किस पर टिकी हुई हैं? परिवहन पर टिकी हुई हैं। सामाजिक गतिविधियां किस पर टिकी हुई हैं? परिवहन पर टिकी हुई हैं। प्रश्न नंबर 4 है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज है भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। यानी भारत के जो 4 बड़े महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उनको जोड़ने वाले राजमार्ग को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सी परियोजना विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ती है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना है, वो विभिन्न गांवों को किससे जोड़ती है? वो विभिन्न गांवों को सड़क से जोड़ती है। प्रश्न नंबर 6 है, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवहन कौन सा है? तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवहन जो है वो है सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन है? सड़क परिवहन। प्रश्न नंबर 7 है, भारत की पहली रेल यानी भारत की पहली रेल कहाँ चली, कब चली? तो भारत की पहली रेल चली थी मुंबई और ठाणे के बीच में। कहाँ पे चली थी? महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे के बीच में। और कब चली थी? अंग्रेजों के टाइम में 1853 ईस्वी में। राजस्थान की पहली रेल, राजस्थान की, ये तो भारत की होगी 1853 वाली, तो राजस्थान की पहली रेल थी वो 1874 में चली। कब चली? 1874 में चली और बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चली। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? यानी मेट्रो जिसमें आप बैठे होंगे, मेट्रो जयपुर में है और जून 2015 में। कब हुई इसकी शुरुआत हुई? जून में और 2015 में जयपुर से इसकी शुरुआत हुई। सबसे तीव्र और महंगा परिवहन का साधन कौन सा है? यानी सबसे तेज है लेकिन महंगा है वो परिवहन का साधन है वायु परिवहन। कौन सा है? वायु परिवहन। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी जहाँ से सबसे अधिक उड़ानें भरी जाती हैं वो कौन सा हवाई अड्डा है? वो है जयपुर के सांगानेर में। जयपुर के सांगानेर में सांगानेर एयरपोर्ट है वो राजस्थान का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है? प्रश्न है 12 नंबर, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है डबोक उदयपुर में। कहाँ पर है? डबोक उदयपुर में। अगला प्रश्न है, पर्यटन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं तो वो क्या हो गया? पर्यटन हो गया। प्रमुख पर्यटन स्थल राजस्थान के जैसे हैं तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, विजय स्तंभ बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, चित्तौड़गढ़ किले में है। सोनारगढ़ का किला, सोनारगढ़ का किला कौन सा है? ये सोनारगढ़ का किला ये जैसलमेर में है। हवा महल कहाँ पर है? हवा महल जयपुर में है। बाघों के लिए प्रसिद्ध रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। यानी बाघ के लिए प्रसिद्ध रणथंभौर अभ्यारण्य है वो कहाँ है? सवाई माधोपुर में। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये भरतपुर में है। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में है। रामदेव का मंदिर कहाँ है? रामदेवरा। कहाँ पड़ता है ये रामदेवरा? जैसलमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पर है? ये अजमेर में। रणकपुर पाली का जैन मंदिर ये पाली में हो गया। जयसमंद झील कहाँ हो गई? उदयपुर में। ये राजस्थान के
प्रमुख प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। राजस्थान में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में रेल मार्ग की लंबाई है 6000 किलोमीटर। लगभग कितनी है? 6000 किलोमीटर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है? आरटीडीसी का मुख्यालय है जयपुर में। राजस्थान में पर्यटन का ध्येय वाक्य क्या है? तो राजस्थान में पर्यटन का ध्येय वाक्य है पधारो म्हारे देश, रंगीलो राजस्थान, अतुल्य राजस्थान और जाने क्या दिख जाए। ये राजस्थान के पर्यटन के ध्येय वाक्य हैं। प्रमुख महोत्सव राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो ऊंट महोत्सव है, बीकानेर में है। मरु महोत्सव जैसलमेर में है। पतंग महोत्सव है जयपुर में। मरु महोत्सव कहाँ है? जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य है वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र, यानी जहाँ पर वन्य जीव हैं वो बिना किसी डर के विचरण कर सकते हों, क्या कहलाता है? अभ्यारण्य कहलाता है। अब दूसरा पार्ट आज का मैं लेकर के आया हूँ छोटे प्रश्नों वाला, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। कौन से मसले? जाति से जुड़े, धर्म से जुड़े, और लिंग से जुड़े हुए मसले कौन कौन से हैं? तो प्रश्न है, भारत में सामाजिक विभाजन का कौन सा कारण विद्यमान है? जाति, धर्म, लिंग, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी जाति भी है, धर्म भी है, लिंग भी है। सामाजिक विभाजन के तीनों कारण भारत में विद्यमान है। प्रश्न नंबर 2 है, महिलाओं के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में बराबरी की मांग उठाने वाले आंदोलनों को क्या नाम दिया गया? यानी वे आंदोलन जो महिलाओं के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में बराबरी की मांग उठाते हैं, उन आंदोलनों को क्या नाम दिया गया? उन आंदोलनों को नाम दिया गया नारीवादी आंदोलन। क्या नाम दिया गया? नारीवादी आंदोलन। प्रश्न नंबर 3 है, किसको अपने द्वारा किए गए अधिकतर कार्यों की कीमत नहीं मिलती? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी नौकर, ऑप्शन सी महिला, ऑप्शन डी बच्चे। तो सही आंसर है महिला को, यानी महिला के ज़्यादातर काम हैं उनकी कीमत नहीं आंकी जाती। हमारे देश का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो हमारे देश का लिंगानुपात है 919, यानी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी है? महिलाओं की संख्या है 919। कितनी है? 919। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है? यानी ऐसा देश कौन सा है जहां पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी होती है? ऑप्शन ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे। और ये तीनों ही देश वो देश हैं जहां पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी अच्छा है। प्रश्न नंबर 6 में, भारत में प्राय किस वर्ग को लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है? यानी लिंग के आधार पर असमानता का सामना कौन से वर्ग को करना पड़ता है भारत में? तो ये करना पड़ता है महिलाओं को। किसको करना पड़ता है? महिलाओं को। पितृ प्रधान निम्न में से किस शाब्दिक अर्थ की ओर संकेत करता है? यानी पितृ प्रधान जो शब्द है वो क्या संकेत करता है? वो संकेत करता है पिता का शासन, वो संकेत करता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाए, और वो संकेत करता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। तो ये सभी पितृ प्रधान समाज की ओर संकेत करते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, यानी पिता का शासन भी सही है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व है और महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा शक्ति, ये सभी संकेत करते हैं कि पितृ प्रधान शब्द की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, यानी 0 से 6 साल के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो कितना है? कम रहा, यानी सबसे कम किन राज्यों में है? एक जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है। ठीक है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों का बाल लिंगानुपात सबसे ऊपर, यानी 951 से भी अधिक है? तो ऐसा लिंगानुपात जो अधिक है जिन राज्यों में, वो राज्य सबसे ज़्यादा केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय,
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यानी ये वो राज्य हैं जहाँ पर बाल लिंगानुपात क्या है, अच्छा है, यानी ऊपर है। 2011 में पुरुषों की साक्षरता 76% के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता कितने फीसदी थी? तो इसका सही उत्तर है 54%, यानी पुरुषों की साक्षरता 76% थी और महिलाओं की 54%। अगला प्रश्न है, जाति समूह का पदानुक्रम जिसमें जातियों को सबसे ऊपर या सबसे नीचे रखते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्ण व्यवस्था, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें जातियों का पदानुक्रम तय किया जाता है, कुछ को ऊपर कुछ को नीचे रखा जाता है, ये क्या कहलाता है? ये वर्ण व्यवस्था कहलाती है। 17वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं चुन के आई। कितनी महिलाएं चुन के आई? 78। और ये कितने फीसदी हुआ कुल का? 14.36%। आपको पता है कि महिला सांसदों की संख्या, कुल सांसदों की संख्या लोकसभा में कितनी है? कितने चुन करके आते हैं? 543 चुन करके आते हैं। कितने चुन के आते हैं? 543 चुन करके आते हैं। उनमें से मात्र 78 महिलाएं चुन करके आई, यानी मात्र 14.36%। अगला प्रश्न है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे के धर्म को हीन मानना क्या कहलाता है? तो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे के धर्म को हीन मानना, ये कहलाता है सांप्रदायिकता। क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। भारत में किस स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है और कितना दिया गया है? तो स्थानीय स्तर, यानी पंचायती राज में, नगर पालिकाओं वाले शासन में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और 1/3, यानी कुल में से 1/3 यानी लगभग 33% महिलाओं को क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। विश्व में राष्ट्रीय स्तर पर कितने प्रतिशत महिला सांसद हैं? तो विश्व में राष्ट्रीय स्तर पर 24% महिला सांसद हैं। कितने हैं? 24%। महिला सांसद कितने हैं? 24% हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? 2011 की जनगणना में विभिन्न धार्मिक समुदायों की स्थिति कितनी है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू हैं वो है 79.8। कितने हैं? 79.8। मुसलमान कितने हैं? 14.2। कितने हैं? 14.2%। ईसाई कितने हैं? 2.3%। और सिख कितने हैं? 1.7%। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न धार्मिक समुदायों की स्थिति है। प्रश्न नंबर 17 है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति है वो है 8.6% और अनुसूचित जाति है वो है 16.6%। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या अभिप्राय होता है हमारा? स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर। लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? ऑप्शन ए, स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर। ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। सी में है बालकों और बालिकाओं की संख्या का अनुपात और डी में है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिलना। तो इसमें सही उत्तर है वो है बी। कौन ऐसा है? बी है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। असमान भूमिकाएं। और लास्ट प्रश्न है 19वां, कौन सा सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है? तो जाति आधारित जो सामाजिक विभाजन है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है। आज का तीसरा टॉपिक जो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए वो है जल संसाधन। जल संसाधन में प्रश्न नंबर 1 है, कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना? दामोदर नदी पर जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को लाभान्वित करती है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड है वो महानदी पर है, उड़ीसा में है हीराकुंड परियोजना। और कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध बनाया गया है भागीरथी नदी, उत्तराखंड। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी, उत्तराखंड में।
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। तो प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो भारत में है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड बांध परियोजना, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना। ये भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय यानी जिनके बहुत सारे उद्देश्य हैं वो नदी घाटी परियोजनाएं हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना से कुल कितने और कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो टोटल 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। कृष्णा गोदावरी जल विवाद किन किन राज्यों से है? यानी कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में जो जल विवाद है वो किन राज्यों से जुड़ा हुआ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का महाराष्ट्र के साथ। किन राज्यों का? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का विवाद किसके साथ है? महाराष्ट्र के साथ। प्रश्न नंबर 10 है, वर्षा जल संचयन से क्या तात्पर्य है? तो वर्षा के जल को पुनः उपयोग करने के लिए उसका जब संरक्षण किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? वर्षा जल संचयन कहलाता है। जल प्रबंधन किसे कहते हैं? क्या जल प्रबंधन किसे कहते हैं? तो जल प्रबंधन का आशय है जल संसाधनों के उचित प्रयोग से। किससे है? जल संसाधनों के उचित प्रयोग से। पिछले कुछ सालों में जल की मांग लगातार बढ़ी है, इसलिए देश भर में इससे निपटने के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। यानी मैनेजमेंट है वो सही से होना चाहिए। तो जल प्रबंधन कहाँ से हो गया? जल संसाधनों का उचित प्रयोग। क्या हो गया? जल संसाधनों का उचित प्रयोग। प्रश्न नंबर 12 है, किसको उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करने और विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के वाहन के रूप में देखा गया? तो ये देखा गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। किसको उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करने के लिए विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहता है? तो नेहरू जी कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला सिंचाई, विद्युत उत्पादन, जल की आपूर्ति करना। ये क्या है? नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य हैं। जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता का अर्थ है जल की कमी से। किससे है? जल की कमी से। जल दुर्लभता उत्पन्न कैसे होती है? या तो जल का अति शोषण किया जाए, या जल का अत्यधिक प्रयोग किया जाए, या असमान वितरण हो। उस स्थिति में जल दुर्लभता की यानी जल की कमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत पद्धतियां कौन सी हैं? तो राजस्थान में जैसे पद्धतियां खड़ीन, जोहड़, टांका, ये राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत पद्धतियां हैं। तो आज हमने 3 पाठों के महत्वपूर्ण छोटे वाले प्रश्नों को पढ़ा है और ये प्रश्न आपको बहुत फायदा दिलाएंगे प्रधानमंत्री यशस्वी योजना वाले 29 सितंबर का जो पेपर है उसमें, और इसके अलावा आरबीएससी का अपना जो पेपर है उसमें छोटे छोटे प्रश्न आजकल खूब पूछे जाते हैं। लगभग 40% प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? छोटे प्रश्नों में से पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, यदि आपका और कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।